क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पक्षी को बचाने की कोशिश किसी देश के पूरे पर्यावरण कानून को ही बदल दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं जहां दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक को बचाने की जंग भारत में एक कानूनी क्रांति की वजह बन रही है। ये नंबर देखिए, सिर्फ 150। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में अब बस इतने ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये शानदार पक्षी आज विलुप्त होने की कगार पर है। इसकी कहानी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम ये जान पाएंगे कि इसे बचाने की लड़ाई इतनी खास क्यों है। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ एक पक्षी नहीं है। ये घास के मैदानों यानी हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की सेहत का एक जीता जागता इंडिकेटर है। मतलब अगर ये पक्षी खतरे में है तो समझिए कि हमारा पूरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम खतरे में है। ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसकी सामने की नज़र थोड़ी कमजोर होती है, और यही कमजोरी अक्सर इसके लिए जानलेवा साबित होती है, खासकर बिजली के तारों से। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कागजों पर और कानूनी तौर पर इस पक्षी को हर तरह की प्रोटेक्शन मिली हुई है। भारत के कानून से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों तक हर जगह इसे हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रजाति खत्म होने की कगार पर है। तो सवाल उठता है कि फिर गड़बड़ कहाँ है? इसके वजूद के लिए जो सबसे बड़े खतरे हैं वो सीधे सीधे इंसानी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। बिजली की लाइनें तो जैसे इसके लिए मौत का फंदा बन गई हैं। घास के मैदान लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। अवैध शिकार हो रहा है। ये सारे खतरे मिलकर इसे विलुप्ति की तरफ धकेल रहे हैं। तो जब हालात इतने गंभीर हों तो पर्यावरण कानून क्या करता है? अब तक संरक्षण के लिए एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत का इस्तेमाल होता आया है। ये एक ऐसा आइडिया है जो भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों के बारे में सोचता है। इस सिद्धांत को कहते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी। भारी भरकम शब्द है, पर मतलब एकदम सीधा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ये हमारी साझा विरासत हैं। हमारी पीढ़ी को इन्हें इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन साथ ही ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। और हाँ, ये कोई नया या अचानक से आया विचार नहीं है। ये दशकों से, मतलब 1972 के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से लेकर आज तक दुनिया भर के पर्यावरण कानूनों की नींव रहा है। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसी पुराने और स्थापित सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट ने इसकी एक ऐसी कमी, एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट की तरफ इशारा किया जो इस पूरे तरीके को कमजोर बना रहा था। कोर्ट का जो मुख्य तर्क था वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है। अंतरपीढ़ीगत समानता का सिद्धांत मानव केंद्रित है, यानी ये सिद्धांत प्रकृति को बचाने की बात तो करता है, लेकिन उसका मकसद इंसानों का फायदा है, प्रकृति का अपना वजूद नहीं। इस स्लाइड में वो पूरा वैचारिक बदलाव साफ दिखता है। एक तरफ है मानव केंद्रित नजरिया, जो प्रकृति को बस इंसानों के इस्तेमाल के लिए एक संसाधन, एक रिसोर्स मानता है, और दूसरी तरफ है इकोसेंट्रिक नजरिया, जो ये मानता है कि हर प्रजाति की अपनी एक कीमत है, अपना एक आंतरिक मूल्य है, चाहे वो इंसानों के किसी काम आए या ना आए। ये नजरिया प्रकृति को एक रिसोर्स नहीं बल्कि जीवन का एक पूरा समुदाय मानता है, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। तो फिर इस मानव केंद्रित सोच में असल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर किसी प्रजाति का भविष्य के इंसानों के लिए कोई सीधा या साफ फायदा नहीं दिखता, तो उसे बचाने का तर्क अपने आप कमजोर पड़ जाता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजाति के लिए, जो विलुप्त होने के इतने करीब हैं, ये नजरिया नाकाफी साबित होता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक नया रास्ता दिखाता है, एक नया कानूनी दर्शन सामने रखता है। एक ऐसा नजरिया जो जीवन को सिर्फ इसलिए महत्व देता है क्योंकि वो जीवन है, न कि इसलिए कि वो इंसानों के किसी काम आ सकता है। वैसे ये सोच भारतीय कानून के लिए एकदम नई भी नहीं है। 2012 के केस में कोर्ट ने कहा था कि हमारा संविधान सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा की बात करता है और प्रजातियों का मूल्य इंसानों के इस्तेमाल से कहीं बढ़कर है। तो कह सकते हैं कि ये उसी कानूनी सोच का एक अगला कदम है। और फिर 2014 में इस विचार को और भी ज्यादा मजबूती मिली, जब कोर्ट ने कहा कि सम्मान और सही व्यवहार का अधिकार जानवरों को भी मिलता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो जानवरों के अधिकारों को एक संवैधानिक आधार देता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ मुश्किल कानूनी शब्द हैं? नहीं,
बिल्कुल नहीं। ये पर्यावरण को देखने के हमारे पूरे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये रिसोर्स मैनेजमेंट से इकोलॉजिकल जिम्मेदारी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहली बात कि संरक्षण अब सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत बचाने का काम नहीं, बल्कि ये खुद जीवन के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। दूसरी बात, ये उन प्रजातियों को बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार देता है जिनका कोई साफ आर्थिक फायदा नहीं दिखता। और सबसे अहम, ये कहता है कि लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाना हमारी एक बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारी है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम ये मान लेते हैं कि प्रकृति के अपने अधिकार हैं, तो फिर और क्या-क्या है जिसे बचाना हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा तय करेगा। हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर भारत ने चुपचाप एक ऐसा मूव लिया है जो पूरे इलाके का गेम बदल सकता है। एक नया, कह सकते हैं, आसमानी गार्ड तैयार हो गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? दुनिया की छत पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा क्या खोल गया है जिसकी इतनी बातें हो रही हैं? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब है भारत का नया और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्योमा एयरबेस। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ एक एयर स्ट्रिप समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एयरबेस बना कैसे, मतलब एक आइडिया से लेकर हकीकत बनने तक का इसका सफर कैसा रहा। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है सितंबर 2023 में, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी नींव रखी। फिर इसे बनाने का मुश्किल काम उठाया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने, और फिर 13 नवंबर 2025 को एक बहुत ही अहम लैंडिंग के साथ ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो भी काफ़ी धमाकेदार था। कोई और नहीं बल्कि खुद एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह एक C-130J सुपर हर्क्यूलिस प्लेन से यहाँ उतरे। अब ये लैंडिंग सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज था। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आखिर ये एयरबेस इतना खास है क्यों? और इसका जवाब, जैसा कि कहते हैं, लोकेशन 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 में छिपा है। सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई देखिए, 13,000 फीट। सोचिए जरा, इतनी ऊंचाई पर जहां ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां एक पूरा का पूरा एयरबेस बनाकर चलाना, ये अपने आप में एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल है। और फिर बात आती है इसकी लोकेशन की। ये चीन के साथ जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है, उससे सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और यही नज़दीकी इसे स्ट्रेटेजिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। अच्छा, अब हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, तो बता दें कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC वो लाइन है जो भारत और चीन के कंट्रोल वाले इलाकों को अलग करती है, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है। तो जाहिर सी बात है, LAC के इतने करीब एक नया एयरबेस ये भारत की मिलिट्री पावर को एक नई मजबूती देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम करता कैसे, मतलब इससे फर्क क्या पड़ता है? अच्छा, इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसके बजट से भी लगा सकते हैं। पूरे 218 करोड़ रुपए। ये नंबर साफ बताता है कि ये सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सोचा समझा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और यही बात न्योमा को एक रियल गेम चेंजर बनाती है। देखिए, ये सिर्फ किसी एक तरह के प्लेन के लिए नहीं है। यहाँ फाइटर जेट्स, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स तीनों आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो कैपेबिलिटी है ना, ये इस मुश्किल इलाके में भारत की एयर पावर को कई गुना, लिटरली कई गुना बढ़ा देती है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी यही कहा गया कि एयरबेस के ऑपरेशनल होने से इस सेंसिटिव सेक्टर में भारतीय सेना की लड़ाई की तैयारियों को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो मतलब मकसद एकदम साफ है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। न्योमा कोई अकेली चीज नहीं है। ये दरअसल लद्दाख में चल रहे एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। समझिए, न्योमा लद्दाख में अकेला नहीं है। लेह, कारगिल और थ्वाइस के बाद ये इंडियन एयरफोर्स का चौथा बेस है। ये चारों मिलकर एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाते हैं जिससे पूरे इलाके पर नजर रखना और तेजी से एक्शन लेना मुमकिन हो जाता है। और जब हम ऊंचाई की बात कर ही रहे हैं, तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। दौलत बेग ओल्डी 16,700 फीट और न्योमा
13,000 फीट। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल एयरफील्ड्स में से हैं, जहां ऑपरेशन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। डिफेंस मिनिस्ट्री LAC के पास जितने भी एयरफील्ड्स हैं, लगभग सभी को अपग्रेड कर रही है। इसमें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी कि ALGs भी शामिल हैं, जो छोटी हवाई पट्टियां होती हैं जिन्हें तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यहां तक कि दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड दौलत बेग ओली, उसे भी और मजबूत करने का एक बड़ा प्लान है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है कि न्योमा के ऑपरेशनल होने और दौलत बेग ओल्डी पर भी काम चलने के साथ ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, ये इस पूरे रीजन के स्ट्रेटेजिक मैप को, मतलब शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए कैसे बदल रहा है। ये एक सोचने वाली बात है ना? तो चलिए आज जरा करीब से देखते हैं भारत की विशाल दवा इंडस्ट्री को, एक ऐसी इंडस्ट्री जो इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसके पीछे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो वाकई हैरान कर देते हैं। शुरुआत के लिए भारत वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब दवाओं की संख्या के हिसाब से, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सोचिए कितनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी जो दुनिया भर में दवाएं पहुंचाने में सक्षम है। और जब बात आती है जेनेरिक दवाओं की, यानी वो दवाएं जो ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार लेकिन कहीं ज्यादा किफायती होती हैं, तो यहां भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का पूरा 20% हिस्सा भारत के पास है। और ये जो एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया है, वो इसकी बढ़ती ग्लोबल पहुंच को दिखाता है। इस चार्ट को देखिए, साफ है, सिर्फ एक दशक में एक्सपोर्ट $15 बिलियन से बढ़कर लगभग $28 बिलियन हो गया है। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों और आंकड़ों की नहीं है। असल में देखा जाए तो भारत का दवा सेक्टर दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक भारत में बनी वैक्सीन लाखों जानें बचाती हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की DPT वैक्सीन की तो लगभग पूरी की पूरी ग्लोबल डिमांड भारत ही पूरी करता है। और इतना ही नहीं, TB यानी BCG और खसरे की वैक्सीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता की कहानी के बावजूद हाल के दिनों में इसकी क्वालिटी को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये फार्मेसी हमेशा भरोसेमंद है? हाल में हुई कुछ परेशान करने वाली घटनाओं ने इंडस्ट्री की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, और इसने इसकी नींव में पड़ी कुछ गहरी दरारों को भी उजागर कर दिया है। खास तौर पर भारत में बने कुछ कफ सिरप्स के दूषित होने की वजह से बच्चों की जो दुखद मौतें हुईं, उसने दुनिया भर में एक अलार्म बजा दिया है। इससे एक भरोसेमंद दवा बनाने वाले देश के तौर पर भारत की इमेज को काफी धक्का लगा है। तो सवाल ये है कि इन क्वालिटी फेलियर्स की जड़ क्या है? आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? किसी भी हल तक पहुंचने से पहले हमें इस बीमारी की सही वजह जाननी होगी। और जब इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि कई सारी गहरी समस्याएं हैं, कमजोर रेगुलेशन से लेकर कच्चे माल के लिए दूसरों पर निर्भरता तक। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ी कमजोरी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs पर निर्भरता। ये वो मूल तत्व हैं जिनसे दवा बनती है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 70% APIs बाहर से मंगाता है, और इसमें भी ज़्यादातर चीन से आता है। अब ये निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है, ये हमें कोरोना महामारी के दौरान पता चला, जब पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ही चरमरा गई थी। ऊपर से जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो खुद ही बटा हुआ है, मतलब जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। इससे होता क्या है कि नियमों को लागू करवाना बड़ा मुश्किल और इनकंसिस्टेंट हो जाता है। हो सकता है एक राज्य में नियम बहुत सख्त हों और दूसरे में उतने नहीं। इससे क्वालिटी में एक खतरनाक गैप बन जाता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के रेगुलेटर्स ने अब सुधार की एक तगड़ी डोज देनी शुरू कर दी है। और इस सुधार के केंद्र में है शेड्यूल M नाम का एक बहुत जरूरी अपडेट। इसे आप दवा बनाने के लिए क्वालिटी का गोल्डन स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। इसका मकसद एकदम साफ है, भारतीय दवा मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके लेवल पर लाना, ताकि भारत में बनी हर एक दवा दुनिया में कहीं भी बनी बेस्ट दवा को टक्कर दे सके। ये सब एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जैसा कि यहां दिख रहा है, बात सिर्फ नियमों के पालन की नहीं है, बल्कि पूरे ड्रग रेगुलेशन को मॉडर्न बनाने की है, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की है, और साथ ही रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की भी है।
और ये सब हमें आज के हमारे मेन टॉपिक पर लाता है कि ये इंडस्ट्री आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ी है। ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। एक तरफ भारत को उसकी सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर सच्ची चिंताएं भी हैं, और असली चुनौती इसी गैप को भरने की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नया नुस्खा, ये रिफॉर्म्स इतने मजबूत हैं कि भारत की ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप को बचाए रख सकें? क्या दुनिया की फार्मेसी दुनिया की सबसे सुरक्षित फार्मेसी भी बन पाएगी? लाखों लोगों की सेहत और एक पूरी इंडस्ट्री का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक प्रजाति के दूसरे मौके की कहानी। ये कहानी महाद्वीपों तक फैली हुई है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत की धरती पर चीतों की उस बेमिसाल रफ्तार को वापस लाना। और देखिए, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा हुई है बोत्सवाना से। जी हां, 8 और चीते भारत आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट चीता के लिए एक जबरदस्त मील का पत्थर है, जो इस पूरे संरक्षण मिशन को आप कह सकते हैं और भी मजबूती देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चीतों को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ये मिशन इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, करीब 70 साल पीछे। ये बात है 1952 की, एक दुखद साल जब भारत ने अपने चीतों को हमेशा के लिए खो दिया, उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। और फिर 70 सालों की एक लंबी, बहुत लंबी खामोशी। लेकिन 2022 में उन्होंने वापसी की। सोचिए, 7 दशकों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। तो इस ऐतिहासिक वापसी के पीछे कौन है? इसके पीछे है एक नाम, प्रोजेक्ट चीता। और सुनिए, ये सिर्फ कोई आम संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया का अपनी तरह का पहला और शायद सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट चीता असल में है क्या। देखिए, 2022 में ये शुरू हुआ और इसका मकसद है भारत में चीतों की आबादी को फिर से बसाना। लेकिन इसकी सबसे खास बात, जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से उठाकर दूसरे में बसाया जा रहा हो। ये वाकई में अभूतपूर्व है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ चीतों को वापस लाने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो कहीं ज्यादा बड़ा है, पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना। सोचिए, चीतों की वापसी से सवाना के मैदानों को नई जिंदगी मिलेगी, स्थानीय इको टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और हां, इंसानों और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष है उसे कम करके एक संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। तो ये सब तो हो गई बातें, लेकिन जमीन पर क्या नतीजा दिख रहा है, चलिए आपको बताते हैं। आज की तारीख में भारत के कूनो नेशनल पार्क में 27 चीतों का एक बढ़ता हुआ फलता फूलता परिवार है। और इन 27 चीतों में जो सबसे ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली बात है, जानते हैं क्या है? वो ये कि इनमें से 16 शावकों का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये मिशन वाकई में काम कर रहा है। चीतों की एक नई पीढ़ी यहीं भारत में अपना घर बना रही है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मिशन एक मजबूत टीम के बिना तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो इस पूरी कोशिश के पीछे देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, मध्य प्रदेश का वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। लेकिन किसी भी संरक्षण मिशन की असली ताकत कौन होती है? सरकारी संस्थाएं? नहीं, असली ताकत होती है वहां का स्थानीय समुदाय। और इस प्रोजेक्ट की रीढ़ हैं 350 से भी ज्यादा चीता मित्र। ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और ये पक्का कर रहे हैं कि इंसान और चीते दोनों शांति से साथ रह सकें। अच्छा, तो हमने भारत की बात तो कर ली, लेकिन ये चीते आ कहां से रहे हैं? कहानी का ये सिरा हमें ले जाता है अफ्रीका के एक देश बोत्सवाना। अब सवाल ये है कि इतने बड़े, इतने ऐतिहासिक मिशन के लिए आखिर बोत्सवाना को ही क्यों चुना गया? कुछ तो खास बात होगी, है ना? बोत्सवाना, आप कह सकते हैं, वन्य जीवों का एक जीता जागता स्वर्ग है। जरा सोचकर देखिए, यहां दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय डेल्टा ओकावांगो है। और तो और, चोबे नेशनल पार्क में 50,000 से भी ज्यादा हाथियों के विशाल झुंड आजादी से घूमते हैं।
ये देश सच में प्रकृति संरक्षण का एक शानदार उदाहरण है। और ये जानकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो कि बोत्सवाना का 70% से ज्यादा हिस्सा पता है क्या है? कालाहारी रेगिस्तान। लेकिन रुकिए, ये कोई बंजर इलाका नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहाँ होने वाली बारिश एक बहुत ही अनोखा समानास इकोसिस्टम बनाती है, जो चीतों जैसे वन्य जीवों के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है। तो एक और सवाल कि इस संरक्षण के लिए इतना पैसा आता कहाँ से है? वेल, इसका जवाब जमीन के नीचे छिपा है। बोत्सवाना दुनिया के लगभग 20% हीरे निकालता है, और यही आर्थिक ताकत है जो उसे अपनी इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए मजबूती देती है। तो एक तरफ बोत्सवाना की सफलता और दूसरी तरफ भारत की ये जबरदस्त महत्वाकांक्षा, ये दोनों मिलकर आखिर क्या भविष्य बना रही हैं? क्या हम सच में अपनी आंखों के सामने एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को फिर से जन्म लेते हुए देख रहे हैं? एक बात हमें समझनी होगी, इस प्रोजेक्ट की असली सफलता सिर्फ चीतों की गिनती में नहीं है। नहीं, इसकी सफलता तो पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य में है। देखिए, चीता एक कीस्टोन प्रजाति है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे किसी इमारत में एक खास पत्थर होता है ना, जो पूरे ढांचे को संभालता है, ठीक वैसे ही चीता पूरे सवाना इकोसिस्टम को संतुलित रखने में मदद करता है। भारत के मैदानों में एक बार फिर चीतों को दौड़ते हुए देखना, ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये उम्मीद का एक बहुत बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि अगर सही इरादे हों और इंटरनेशनल सहयोग हो तो हम प्रकृति को हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हम वाकई विलुप्त होने की इस प्रक्रिया को पलट सकते हैं? नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत और भूटान के खास रिश्ते के बारे में। ये सिर्फ दो पड़ोसियों की कहानी नहीं है, बल्कि हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी दोस्ती है जिसकी जड़ें इतिहास, संस्कृति और आपसी भरोसे में बहुत गहरी हैं। तो चलिए इस साझेदारी की परतों को खोलते हैं। हाल ही में एक बहुत ही अहम डिप्लोमैटिक विजिट हुई जिसने इस रिश्ते को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हमारी आज की चर्चा की शुरुआत होती है भारतीय प्रधानमंत्री की हाल की भूटान यात्रा से। ये दौरा इस रिश्ते में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर साबित हुआ है। देखिए, ये विजिट सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं थी। इस दौरान कई बड़े और ठोस समझौते हुए। भूटान के 5 ईयर प्लान से लेकर गेलेफू जैसे बड़े प्रोजेक्ट तक भारत ने अपना पूरा समर्थन दिया। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ और यहां तक कि एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी बात आगे बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि ये नए समझौते इतने अहम क्यों हैं? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन मजबूत पिलर्स को देखना होगा जिन पर यह दोस्ती दशकों से टिकी हुई है। इन दोनों की आर्थिक दोस्ती का दिल है 1972 का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा पुराना है यह समझौता, और ये भूटान की इकॉनमी के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता आया है। और इसका असर देखिए, इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले सिर्फ एक दशक में ही भारत और भूटान के बीच का व्यापार 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। ये वाकई में एक जबरदस्त ग्रोथ है। अब बात सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं है। भूटान में जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट आता है, उसका ठीक आधा 50% अकेले भारत से आता है। इससे पता चलता है कि यह रिश्ता कितना गहरा है। और यह आंकड़ा देखिए, 4,500 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो भारत ने भूटान के 12वें 5 ईयर प्लान में दी थी। मतलब भूटान को बाहर से जितनी भी मदद मिली, उसमें से 73% हिस्सा भारत का था। ये भारत की भूमिका को साफ दिखाता है। इस पार्टनरशिप का एक और बहुत बड़ा स्तंभ है हाइड्रो पावर। दोनों देशों ने मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो न सिर्फ भूटान को बिजली देते हैं, बल्कि भारत भी उनसे बिजली खरीदता है। ये दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये तो हुई मजबूत नींव की बात। लेकिन देखिए, 21वीं सदी में चुनौतियां भी नई हैं और इस रिश्ते को भी कुछ नए दबावों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे अहम दबाव आता है उत्तर से, यानी चाइना फैक्टर। भूटान और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत चल रही है और इसका सीधा असर इस पूरे इलाके की सुरक्षा पर पड़ता है। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसकी वजह से भूटान एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो चाहता है कि दुनिया में उसके और भी दोस्त हों और वो किसी एक देश पर निर्भर न रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ जो उसका खास और ऐतिहासिक रिश्ता है, उसे भी वो खोना नहीं चाहता। और बात सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, कुछ और भी चुनौतियां हैं, जैसे भूटान की अर्थव्यवस्था का भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर होना,
बड़े बांधों से पर्यावरण पर पड़ने वाला असर या फिर बॉर्डर पर स्मगलिंग जैसी समस्याएं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन नई चुनौतियों के बीच ये दोस्ती भविष्य में कैसी होगी। दोनों देश इस रिश्ते को आने वाली पीढ़ी के लिए और मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। दोनों देश अब सिर्फ हाइड्रो पावर पर ही नहीं, बल्कि आईटी, छोटे उद्योग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स पर भी फोकस कर रहे हैं। साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन जैसे फ्यूचर रेडी एरिया में भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है। ये जो बदलाव है ना, इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये रिश्ता अब एक दूसरे पर निर्भरता वाले पुराने मॉडल से निकलकर एक डायनामिक और मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप में बदल रहा है। मतलब अब ये बराबरी का और कहीं ज्यादा व्यापक रिश्ता बन रहा है। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या भारत और भूटान की ये दोस्ती, जो हर कसौटी पर खड़ी उतरी है, आज की इस बदलती दुनिया में बाकी देशों के लिए एक मिसाल बन सकती है? सोचिएगा जरूर।